नमस्कार। 1926 में श्रोडिंगर ने डी ब्रॉगली के फार्मूले को या डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को फॉलो करते हुए एक वेव इक्वेशन को जनरेट किया और यह वेव इक्वेशन उतना इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो गया जितना इंपॉर्टेंट क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दैट इज एफ इक्वल टू एम ने प्ले रोल किया। तो क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का बहुत बड़ा रोल है। The Schrodinger wave equation was introduced as a concept, which was consequently able to explain the new thoughts of de Broglie and Heisenberg uncertainty principle. और इसके अनुसार उन्होंने बताया कि वेव इक्वेशन could reduce to the classical mechanics where the values of Planck constant become insignificant or negligible. क्लासिकल मैकेनिज्म का कोई महत्व नहीं था, लेकिन यहाँ पर उसकी बहुत वैल्यू रखी गई और इसके अनुसार श्रोडिंगर ने दो इक्वेशन जनरेट किए जिनका नाम है श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट एंड श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट। तो अब हम प्रयास करते हैं कि इन इक्वेशंस निकालने के। मान लीजिए कोई वेव है जिसका वेव फंक्शन साई है। जैसा मैंने कहा था कि साई इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम, और यह वेव फंक्शन v वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। अगर v वेलोसिटी से मूव करे कोई भी पार्टिकल तो उसका एक वेव इक्वेशन आप लिख सकते हैं, और वेव इक्वेशन होगा, चूंकि यह डायरेक्शन क्लियर नहीं है किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यह नॉट अलोंग द एक्स एक्सिस, नॉट अलोंग द वाई एक्सिस, नॉट अलोंग द जेड एक्सिस, सो वी कैन राइट इन जनरल फॉर्म दिस इज डेल स्क्वायर साई माइनस 1/b स्क्वायर डेल 2 साई अपॉन डेल टी स्क्वायर। यह एक वेव इक्वेशन है डबल ऑर्डर डिफरेंशियल में। यहाँ पर आपको v वेलोसिटी है उस पार्टिकल की जिसका ये वेव इक्वेशन लिखा गया है। अब इस वेव इक्वेशन का डबल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का आप सोल्यूशन लिख सकते हैं, और सोल्यूशन आ जाएगा, क्या हो जाएगा सोल्यूशन? सोल्यूशन हो जाएगा साई आर टी। साई मतलब साई इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम इज इक्वल टू साई नॉट साई आर टी ई टू पावर माइनस ओमेगा टी। जहां साई नॉट क्या है? साई नॉट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव है, जो वेव ट्रेवल कर रही है उसका वेव लेंथ एम्पलीट्यूड है, और ओमेगा उसकी फ्रीक्वेंसी है टी टाइम पर। और इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें इक्वेशन नंबर 2 को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें मिलता है, अब हम आर टी दोनों तरफ है फंक्शन, यानी साई और साई नॉट दोनों, साई और साई नॉट दोनों फंक्शन है किसके? पोजीशन और टाइम के। पोजीशन और टाइम के, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी हम साई और साई नॉट ही यूज कर सकते हैं। और साई और साई नॉट से तो साई केवल रहेगा, तो वहां पर डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस आई ओमेगा ई टू पावर माइनस आई ओमेगा बाहर जाएगा, साई नॉट अपनी जगह रहेगा, ई टू पावर माइनस ओमेगा टी, डेल टी को नीचे ले लिया तो यह मिलेगा। और इसे अगर इस इक्वेशन को हम दोबारा भी डिफरेंशिएट करें तो हमें मिलेगा डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू, आप देखें क्या था आपके पास इक्वेशन, डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस आई ओमेगा साई नॉट ई टू पावर माइनस आई ओमेगा टी था। आई ले लो। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो ये हो जाएगा डेल टू साई बाई डेल टी, ये इज इक्वल टू, ये माइनस आई ओमेगा एक बार फिर आएगा, और पहले से आपके पास है माइनस आई ओमेगा साई नॉट ई टू पावर माइनस आई ओमेगा टी। क्लियर? और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आप देखें आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साई नॉट ई टू पावर माइनस आई ओमेगा टी होगा, और आई स्क्वायर अपने आप में माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया साई नॉट ई टू पावर। और हमें पता है, हमने भी देखा है कि साई इज इक्वल टू, सोल्यूशन जब लिख रहे थे, साई इक्वल टू साई नॉट ई टू पावर माइनस ओमेगा टी, यानी साई नॉट ई टू पावर माइनस आई ओमेगा टी जो यहाँ पर है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं केवल साई, ये हमने लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि डेल टू साई कितना मिल गया हमें? डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया? ये मिल गया ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर साई, यहाँ पर माइनस छूट गया, इसे माइनस ओमेगा स्क्वायर साई। अब यहाँ पर देखें माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन साई मिला। यहाँ पर इक्वेशन क्या था अपने पास? अपने पास इक्वेशन था डेल टू साई माइनस 1/v स्क्वायर साई, यहाँ डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 था। अब डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे? माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ बचेगा ओमेगा स्क्वायर, और साई तो रहेगा ही, यहाँ साई ऑलरेडी आया हुआ है तो
ये वाला साई, तो ये इक्वेशन हो जाएगा डेल टू साई प्लस ओमेगा स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस वन अपान बी स्क्वायर था तो माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर अपान बी स्क्वायर साई इक्वल टू 0। यह इक्वेशन आया। अब हमें क्या करना है, हमें पता है इसी इक्वेशन 4 को ध्यान में रखना है। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन होता है या 2 पाई वी बाई लैम्डा, क्यों? क्योंकि v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, v इज इक्वल टू, आपको याद रखिए ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन और v इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये पूछ रहा था, v इज इक्वल टू एन लैम्डा, यानी अगर आप देखना चाहें तो n की वैल्यू v बाई लैम्डा n, और यहाँ पर n की जगह हमने रख दिया v बाई लैम्डा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ओमेगा बाई लैम्डा या ओमेगा बाई बी, सॉरी, ओमेगा बाई बी इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, इसको स्क्वायर करें तो ये आएगा ओमेगा स्क्वायर अपान वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपान लैम्डा स्क्वायर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये जहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 में जहाँ ओमेगा स्क्वायर अपान वी स्क्वायर है, इसकी जगह हम रख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर अपान लैम्डा स्क्वायर। आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, यह 4 पाई स्क्वायर अपान लैम्डा स्क्वायर साई हो गया यहाँ पर, और हमें पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर पर लैम्डा, और यहाँ पर एक चीज हमें पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान एम बी। इसका मतलब लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपान एम स्क्वायर वी स्क्वायर, एम स्क्वायर माफ करिएगा ये वी स्क्वायर। और अगर हम देखें लैम्डा स्क्वायर जहाँ पर है डिनोमिनेटर में, यहाँ पर डिनोमिनेटर में इसकी जगह हम रख सकते हैं एच स्क्वायर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपन एच स्क्वायर। ये इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि टोटल एनर्जी जो होती है किसी भी पार्टिकल की, मूविंग पार्टिकल की टोटल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। अगर इसकी हम वैल्यू रखें तो हम देख सकते हैं कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी वी, यानी अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो देखें क्या आ जाएगा। हम सिंप्लीफाई करके आपको दिखाते हैं सिंपल वे में। क्या लिखेंगे, यहाँ पर है हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई माइनस वी, यानी एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ई माइनस वी। और यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, सॉरी, एम स्क्वायर वी स्क्वायर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ आएगा 2m ई माइनस वी। यही एम स्क्वायर वी स्क्वायर की जो वैल्यू आई, इसे हम क्या करेंगे यहाँ पर रख सकते हैं। ये देखें, ये वैल्यू जो आई है इसको हम सीधे ले जाएंगे यहाँ के एम स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह, तो ये हमें मिलेगा पुट करने पर क्या मिल जाएगा, ये आप देखें 4 पाई और एम स्क्वायर मिलेगा 2m ई माइनस बी एच। इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो और भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्योंकि एच कट इज इक्वल टू एच अपान 2 पाई एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है जिसकी वैल्यू 1.05, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जैसे एच की वैल्यू है कितना 6.62 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.1, तो एच कट की वैल्यू आ जाएगी सिंप्लीफाई करने के लिए 1.05 इंटू 10⁻34। यहाँ लिख सकते हैं एच कट इज इक्वल टू 1.05 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। लेकिन यहाँ पर तो एच कट अगर एच अपान 2 पाई है तो एच कट इसको एच अपान 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, और एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर को देखें तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे एच स्क्वायर है, 4 पाई स्क्वायर न्यूमिनेटर में है, तो इसे उलट जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहेंगे तो आपको मिलेगा ये इक्वेशन नंबर 6, जिसको हम कहते हैं श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। When particle is moving by in free space क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, potential energy 0, then V is equal to 0. So in equation number 6 V is equal to 0, so that will be only 2me minus B 0 हो गया आज में एच कट स्क्वायर साई। तो दिस इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस। तो दो इक्वेशन आपको मिले हैं, यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन का ध्यान रखना है। पहला है डेल स्क्वायर साई प्लस 2m ई माइनस वी साई अपान एच कट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यह है जनरल इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट। और अगर फ्री स्पेस में लिखना है तो डेल स्क्वायर साई प्लस 2m, वी की जगह 0 तो 2m ई अपान
एच कैट स्क्वायर इक्वल टू साई इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों इक्वेशंस को आपको याद रखने हैं और इन्हीं को डिराइव करने को बहुत सारे बात आता है। इसका डेरिवेशन एक बार देखिएगा, अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं और मॉडिफाई करके दूसरा वीडियो बनाऊंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और इसे लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी